चल। अच्छा, ये हमारा सवाल यहाँ पे खत्म नहीं हुआ था। तो हम देखते हैं, इसको सवाल को हम एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बनानी है। तो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग का फॉर्मेट जो है वो ये बना हुआ है हमारे सामने। रिटेन अर्निंग बैलेंस आ गया जी, कितना? 1012। ठीक हो गया। उसके बाद प्लस करना है हमने इसमें नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 231 था। उसमें से हम कैश, डिविडेंड, प्रेफर्ड स्टॉक का और कॉमन स्टॉक का माइनस करेंगे। तो टोटल डिविडेंड पेड हम जब 98 और 10 को ऐड करते हैं तो 108 आता है। और 1012 में ऐड किया हमने अगर 231 और उसमें से माइनस किया 108, तो हमारे पास 1135 आता है। अच्छा, ये जो हम सवाल हल करने बैठे हैं यहाँ पे उसने हमें कॉमन स्टॉक होल्डर्स का डिविडेंड नहीं दिया। ये जिस चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको गौर कीजिएगा, ये वाला जो पोर्शन है उसने हमें नहीं दिया। इस वाले पोर्शन को नहीं दिया, लेकिन हमें कैसे पता चला कि ये पोर्शन वहां पे मौजूद था? उसने हमें एंड पे ये बता दिया, द टोटल फर्म रिटेन अर्निंग टोटल 10,48,000। यानी कि जो इस साल की और पिछले साल की रिटेन अर्निंग दोनों की इकट्ठी हुई है वो 10,48,000 हुई है। हमने 10,48,000 यहाँ पे मेंशन किया। और हमने फिर थोड़ी सी रिवर्स कैलकुलेशन की। हमें पता था रिटेन अर्निंग ओपनिंग जो थी वो हमारे पास 9,28,000 थी। नेट प्रॉफिट इस साल का 3,77,000 हुआ था, जिसमें प्रेफर्ड स्टॉक वालों को डिविडेंड दिया था हमने 47,000 का। जब हमने नेट प्रॉफिट में से प्रेफर्ड स्टॉक का डिविडेंड माइनस किया तो 3,30,000 आ गया। अब अगर हम 9,28,000 को ऐड करते साथ किसके, 3,30,000 के, तो हमारे पास आ रहा था 12,58,000। 12,58,000 हमारे पास अमाउंट आ रही थी, जो कि रिटेन अर्निंग में जानी चाहिए थी, लेकिन उसने हमें रिटेन अर्निंग की वैल्यू दी है 10,48,000। इसका मतलब है कि अगर हम 12,58,000 में से 10,48,000 माइनस करें तो फर्क कितने का आ रहा है? तो फर्क आ रहा था जनाब हमारे पास 2,10,000 रुपए का। 2,10,000 रुपया ये वो अमाउंट है जो कि हमने क्या किया, वो दिया है हमने कॉमन कॉमन स्टॉक स्टॉक वालों को। होल्डर को जो दिया है। वो हमने फिर 2,10,000 यहाँ पे लिखा। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो है आंसर आ गया 1,20,000 रुपए का। हमने माइनस किया तो 1,20,000 रुपये आया। और 1,20,000 हमने ऐड किया 9,28,000 में। तो टोटल हमारी जो रिटेन अर्निंग की सिचुएशन है वो इस टाइम पे 10,48,000। ठीक है जी, ये थोड़े से रिवर्स कैलकुलेशन का मसला था, वो हमने यहाँ पे हल कर लिया। हमें वो कहता है प्रिपेयर अ रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर फॉर हेज एंटरप्राइजेस। बी श्योर टू कैलकुलेट एंड इंक्लूड द अमाउंट ऑफ कैश डिविडेंड पेड इन 2012। ये हमने कैश डिविडेंड जो हमने पे किया है उसकी अमाउंट निकाल ली है। सेकंड है, वो कहता है कैलकुलेट द फर्म्स 2000 अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर क्या होती है? अर्निंग पर शेयर ये है कि हमारा नेट प्रॉफिट था 3,77,000। ठीक है जी। 3,77,000 में से हमने माइनस क्या करना है, क्या? प्रेफर्ड स्टॉक वालों का डिविडेंड। तो हमारे पास अर्निंग पर, सॉरी, अर्निंग पर शेयर जो है वो आ जाएगी। अब अर्निंग पर शेयर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपली हमने ये वेब अपनी पुरानी वो खोली, क्या कहते हैं, जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें ये देखो, लेस किया हुआ टैक्सेस, उसके बाद आ गया लेस किया प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड। तो जो अमाउंट आ रही है हमारे पास 221 की, दैट इज अर्निंग, टोटल अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स। इसको डिवाइड करेंगे हम कितने नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, तो हमारे पास अर्निंग पर शेयर जो है वो ईपीएस मौजूद होगी। हमें पता चल जाएगा कि हमारी अर्निंग पर शेयर कितनी है। यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे और सवाल की तरफ आते हैं। ले जी, हमने
नेट प्रॉफिट में से लेस किया हुआ है प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड, हमारे पास 3,30,000 रुपया आ गया, और 3,30,000 रुपया ही अर्निंग पर शेयर, सॉरी, टोटल अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स है। अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स, और दैट इज 3,30,000। ओके हो गया, 3,30,000। इसको डिवाइड करना है हमने किससे? नंबर ऑफ शेयर से। ठीक हो गया जी। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? फर्म हैज 1,40,000 शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग। वो हम फिर 1,40,000 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब हमने 1,40,000 से इसको डिवाइड किया तो कितना आ जाता है भाई? ये आ जाता है जनाब 2.357143। 2.36 कर लें इसको। 2.36 पर शेयर जो है वो अर्निंग पर शेयर है हमारी। हाउ लार्ज अ प्री शेयर कैश डिविडेंड डिड द फर्म पे ऑन कॉमन स्टॉक ड्यूरिंग 2012? हमने देख लिया हाउ लार्ज अ पर शेयर कैश डिविडेंड डिड द फर्म पे ऑन कॉमन स्टॉक ड्यूरिंग 2012। 2012 में 2,10,000 दिया था इसने डिविडेंड के तौर पे। तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, डिविडेंड पर शेयर निकालना है। तो उसके लिए हमें 2,10,000 को डिवाइड करना पड़ेगा 1,40,000 से। तो हमारे पास 1.5 जो है वो डिविडेंड पर शेयर आ गया। ठीक हो गया जी बेटा? सवाल की समझ आई? जी बेटा, हेलो, जी सर आगे। आ गई है? ठीक है सर, ठीक है। ठीक हो गया जी। जी सर। अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स। अच्छा जी, एक सेकंड रुक जाए। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, और यहाँ पे भी हम लिखते हैं जी कॉमन स्टॉक डिविडेंड पेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये आ गया जी। इसकी अमाउंट्स क्या है? इसकी अमाउंट है जी 2,10,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000। और इसमें अमाउंट्स हैं जी 3,30,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000। ये तो सवाल था ये वाला। अब ये क्वेश्चन हमने करने के बाद ओके हो गया जी, आंसर आ गया। आंसर आपका है 2 पॉइंट, पार्ट बी का है आंसर 2.35, और पार्ट सी का आंसर है 1.5 पर शेयर। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये मैंने क्लास में भी लास्ट टाइम करवाया है, तो कोई मसला नहीं, दोबारा करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए जरा गौर करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 11, इसके अंदर जरा गौर कीजिएगा कि सवाल है क्या और हम इसका जवाब देने लगे हैं। सवाल ये है जी, चेंजेस इन स्टॉक होल्डर इक्विटी। स्टॉक होल्डर इक्विटी के अंदर जो चेंज आ रहा है
उसको हमने मॉनिटर करना है, देखना है क्या मामलात हैं इसके। द ओवरऑल वैल्यू ऑफ स्टॉक होल्डर इक्विटी हैज रिजन फ्रॉम 2 million to 7.5 million. यूज अ स्टेटमेंट टू डिस्कवर हाउ एंड व्हाई दिस हैपेंड। हमने स्टेटमेंट देखनी है ये किस तरह हुआ है। वो कहता है कि कंपनी ने पे किया है टोटल डिविडेंड ऑफ 2 लाख ड्यूरिंग फिस्कल ईयर 2012 में, यानी कि 2 लाख डिविडेंड दिया है इस साल के अंदर। वाह जी, बड़ी जबरदस्त बात है जी, आपने 2 लाख का डिविडेंड दिया। अगर हम डिविडेंड डेंट की अमाउंट देखें तो 2 लाख की बनती है। डिविडेंड इस साल का कितना दिया है? 2 लाख का। और पहला पार्ट जो उसने पूछा है हमारे से, वो पूछा है कि व्हाट वाज माउंटेन एयर्स नेट इनकम फॉर फिस्कल ईयर 2012। और ये तो आसान सवाल है, बेतहाशा आसान सवाल है। इसमें सिंपली आप ये देखें, हमें पता है कि सर बेटा सर ये 6 zeros हैं, तो ये 20 lakhs नहीं होगा? कहाँ 6 0 है? 5 0 है बेटा। ये देखें 2 लाख है। 5 0 बेटा। ठीक है। ठीक हो गया। हमने हमने इनकम स्टेटमेंट देखनी है, जरा देखो इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में ये देखो जरा बेटा, माइक बंद करे अपना बेटा वलीद। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट देखें, हमें पता है कि नेट प्रॉफिट जब भी आता है उसके बाद डिविडेंड दिए जाते हैं और बाकी सारी जो अर्निंग होती है वो चली जाती है कहाँ पे? रिटेन्ड अर्निंग में। अब यहाँ पे हमारे पास सवाल के अंदर प्रेफर्ड स्टॉक वाला कोई चक्कर नहीं है। हमारे सवाल के अंदर प्रेफर्ड स्टॉक दिया ही नहीं हुआ, तो हमारे पास सिर्फ कॉमन स्टॉक अवेलेबल है और उसको भी आपने डिविडेंड दिया, उसने बता दिया 2 लाख का डिविडेंड दिया है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि इनकम जो आई आपकी, वो आपकी या तो डिविडेंड में चली गई या तो बकाया जो इनकम है वो आपकी रिटेन्ड अर्निंग में चली गई। तो डिविडेंड के अंदर 2 लाख था, वो 2 लाख का हमें पता चल गया कि 2 लाख जो है वो सर आपका आवाज इनकम दोबारा का कट हिस्सा रही है। था। जी अब ठीक है। 2 लाख जो है वो आपका इनकम का है, सॉरी डिविडेंड के अंदर है इनकम का। इनकम का 2 लाख आपने ऐड कर दिया। सर ठीक हो दोबारा गया। कट रही है। अब आ रही है जी जी बेटा, सर अब आ अब रही आ है रही है। आवाज। अब आ रही है। अब आ रही है। ये जो डिविडेंड दिया ये आपने इनकम में से दिया है, तो ये 2 लाख आपका इनकम वाला है और जो दूसरा हिस्सा है इनकम का वो रिटेन्ड अर्निंग में गया है। तो अब देखें, पिछले साल रिटेन्ड अर्निंग थी 10 लाख की, इस साल हो गई है 15 लाख। तो ये जो 5 लाख आपके पास रिटेन्ड अर्निंग में आया है, ये आपका इनकम का है पोर्शन। तो हम ये 5 लाख भी इनकम के अंदर ऐड कर देंगे और 2 लाख जमा 5 लाख, तो ये हमारे पास जो इस साल की नेट इनकम आई है वो हम लिखते हैं जी, नेट इनकम इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग ऑफ दिस ईयर। तो ये दोनों मिला के हमारे पास बन गया है 7 लाख। ठीक है जी, इस साल का डिविडेंड और इस साल की रिटेन्ड अर्निंग जो आपने इंक्रीज किया है वो 5 लाख थी। ठीक है जी, 15 लाख में से माइनस किया 10 लाख, तो आपके पास 5 लाख रिटेन्ड अर्निंग आई थी। तो ये टोटल आपकी जो नेट इनकम इस साल हुई है वो है आपकी 7 लाख। ये पॉइंट आ गया समझ बेटा? जी जी बेटा, ये पॉइंट समझ आ गया आपको? हाँ जी। यस सर सर। दोबारा दोबारा थोड़ा सा करा दें। दोबारा क्या करवा सर एक दें बार बेटा, फिर से सवाल बता पढ़ा दें आपने? प्लीज। क्या बताऊं बेटा, पूछो जरा। सर ये जैसे ये 2 लाख तो डिविडेंड हो गया ना हमारा, तो हाँ ये नेट इनकम में 5 लाख, तो वो क्वेश्चन में नजर आ रहा है कि 5 लाख मतलब उसमें इनकम में ऐड हो रहा है।
2 लाख ये वाला कौन से आया? बेटा ये 2 लाख लिखा हुआ है ना, ये देखो, कंपनी पेड टोटल डिविडेंड ऑफ 2 लाख ड्यूरिंग फिस्कल ईयर 2012। 2 लाख तो यहाँ से लिखा हुआ आ गया, नजर आ गया हमें। तो इस साल अगर 2 जी लाख और पाँच। डिविडेंड दिया है तो वो प्रॉफिट में से दिया है। तो प्रॉफिट के दो हिस्से हैं, जी एक या तो रिटेन अर्निंग में गया हुआ है या तो आपने डिविडेंड दिया हुआ है, वो दोनों हिस्से आपने ऐड कर दिए तो 7 लाख हो गया आपका। ठीक। ठीक हो गया ना? तो ये 7 लाख आपने टोटल इनकम कमाई है इस साल में। अच्छा, वो फिर अगला सवाल करता है पार्ट बी, हाउ मैनी न्यू शेयर्स डिड द कॉर्पोरेशन इशू एंड सेल ड्यूरिंग द ईयर। इस साल कितने शेयर्स और इशू किए उसने? तो देखो पहले क्या था, पिछले साल, पहले साल में उसने, यहाँ पे 2011 और 2012 की देखते हैं। 2011 में उसने 5 लाख शेयर इशू किए हुए थे, और अब 2012 के अंदर कितने शेयर हैं? 15 लाख हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इस साल कितने शेयर इशू किए उसने? बताएगा कोई? 10 लाख। 10 लाख शेयर इशू किए। हम यहाँ पे सिंपली आंसर लिखेंगे 10 लाख, क्योंकि पिछले साल का और इस साल का शेयर जो है वो दोनों मिला के 10 लाख शेयर्स बनते हैं। और पिछले साल का 5 लाख, इस साल का 10 लाख, तो दोनों मिला के 15 लाख शेयर हमारे बन गए। ठीक हो गया? अब तीसरा पार्ट है, पार्ट नंबर सी। ठीक, पार्ट नंबर सी का आंसर क्या होगा? पहले सवाल समझते हैं। वो कहते हैं एट व्हाट एवरेज प्राइस पर शेयर डिड द न्यू स्टॉक सोल्ड ड्यूरिंग 2012। वो कहता है ये जो नए शेयर आपने बेचे हैं, ये किस प्राइस पे आपने बेचे हैं? अब इसका सवाल का आंसर जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। और इस साल आपको पता है पार वैल्यू कितनी है शेयर की? पार वैल्यू है, पार वन वैल्यू डॉलर इज इक्वल टू $1। पार वैल्यू 1 है। हमें पता है जी एक शेयर के पीछे 1 रुपया जो है वन उसने डॉलर हासिल किया है बेच के। अब पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार आ रहा है। वो क्या कह रहे हैं? पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार, कि अगर आपने पार वैल्यू से ज्यादा का शेयर बेचा है तो उसके अंदर आपको कितनी अमाउंट आ रही है? तो यहाँ पे देखो, जब आपने 10 लाख शेयर बेचे हैं, वो कितने के बेचे हैं आपने? 10 लाख रुपए के। 1 रुपए का हिसाब से हमने बेचा कितना? 10 लाख रुपए का। ये ले जी, 10 लाख हमने यहाँ पे लिखा। और एक्सेस ऑफ पार, इस साल एक्सेस ऑफ पार कितना है हमारा बना? वो हमारी अमाउंट बनती है इज इक्वल टू 45 लाख माइनस 5 लाख। तो ये बन गया 40, 40 लाख सर जी। 40, 40, 1, 2, 3, 40 लाख बन गया। अब 40 लाख प्लस 10 लाख कितना हो गया जी दोनों? 50 लाख। इज इक्वल टू 50 लाख। अब ये आपने 10 लाख शेयर जो है वो कितने के बेचे हैं? 50 लाख के। तो प्राइस पर शेयर कितनी हो गई? $5। 50 लाख, एक सेकंड बेटा, 50 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, 10 लाख। इज इक्वल टू 5 पर शेयर। ठीक हो गया जी? $5 के हिसाब से आपने एक शेयर को सेल किया। यहाँ पे पार्ट सी खत्म हुआ। अब पार्ट डी को करते हैं। पार्ट डी है एट व्हाट प्राइस पर शेयर डिड माउंटेन एयर ओरिजिनल 500,000 शेयर्स वर सोल्ड। तो ये बड़ा ही आसान है जनाब। 5 लाख पहले आए थे, और 5 लाख उसके एक्सेस पेड में आए थे। 5 लाख जमा 5 लाख कितने हो गए जी? 10 लाख हो गए। तो 10 लाख जो है टोटल दस अमाउंट लाख थी
आपकी इन 5 लाख शेयर्स की 10 लाख, ठीक है जी। 10 लाख आई थी आपकी अमाउंट, डिवाइडेड बाय 5 लाख, तो ये अमाउंट आ गया जनाब आपके पास ₹2 पर या $2 पर शेयर का आ गई। पर शेयर जो है आपने $2 की जो है वो क्या कहते हैं, एक शेयर को सेल किया था। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर आपका 11 भी जो है वो हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम अगला सवाल देखते हैं। ये लें जी खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं जनाब। आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 12 का मैंने क्लास में बताया था कि हाँ जी, व्हाट प्रॉब्लम्स माइट रॉबर्ट एनकाउंटर इन कंपेयरिंग दीज कंपनीज टू वन अनदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेशोज। बेटा बात ये है कि एक आइलैंड इलेक्ट्रिक यूटिलिटी है, एक बर्गर हेवन है, एक फिंक सॉफ्टवेयर है, एक रोलैंड मोटर्स है। तो ये चारों कंपनीज जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज से बिलोंग करती हैं। तो आप लोग इनका आपस में कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है जी। डिफरेंट, अगर आप चाहते हैं किसी दो कंपनीज का कंपैरिजन आपस में करना, तो उसके लिए इंडस्ट्री का सेम होना लाजमी है। मैं क्या कह रहा हूँ, लाजमी है। तो आप इन लोगों का कंपैरिजन, इन कंपनीज का कंपैरिजन नहीं कर सकते। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, व्हाई माइट द करंट एंड क्विक रेशियोज फॉर द इलेक्ट्रिक यूटिलिटी एंड द फास्ट फूड स्टॉक बी सो मच लोअर देन द सेम रेशियोज फॉर अदर कंपनीज। अच्छा, उसकी वजह ये है कि करंट और क्विक रेशियोज इसलिए बहुत लो हैं कि ये अपना जो इन्वेंट्रीज हैं उनको स्टॉक नहीं करते। देख लें जी, फास्ट फूड वाला जो है, बर्गर वाला, वो फौरी तौर पे अपने बर्गर्स को निकाल लेगा एक दिन में या 2 दिन में, क्योंकि उसके जो रॉ मटेरियल है वो खराब होने का खदशा होता है। और जितना उसने इस्तेमाल करना होता है उतना ही मंगवाता है, तो फौरी तौर पे ये सर्फ हो जाती है। अब इलेक्ट्रिक यूटिलिटी भी देख लो भाई, जो कि इलेक्ट्रिक सप्लाई कर रहा है कंपनी, वो अपनी बिजली को स्टोर कहीं नहीं कर सकते, तो उनकी इन्वेंट्री भी बिल्कुल जीरो होती है। तो इसी वजह से क्विक रेशो और जो करंट रेशो है इन कंपनीज की बहुत लो आती है, क्योंकि इनके पास इन्वेंट्रीज बिल्कुल भी नहीं होती। फिर why might it be all right for electric utility to carry a large amount of debt but not the software company? उसकी वजह ये है कि इलेक्ट्रिक यूटिलिटी जब बन रही होती है तो उसके लिए आपको बहुत सी चीजों की जरूरत होती है, और उनके बिल्स आप जो है वो वक्त वक्त के साथ पे ऑफ करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की लेन देन होता है। अगर आपको याद हो, पाकिस्तान के अंदर आईपीपीस को जब नवाज गवर्नमेंट आई थी तो 500 अरब रुपए की पेमेंट रिलीज की गई थी, जो कि साल 2 साल, मेरे ख्याल 2-3 साल पुरानी पेमेंट्स थी, इकट्ठी उनको पेमेंट की गई थी। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक सप्लाई यूटिलिटी कंपनीज जो है उनका डेट बहुत ज्यादा पेबल रहता है, क्योंकि कलेक्शन भी उनकी जो है वो लेट होती है। जब कलेक्शन होगी तो ही वो अपने डेट को पे ऑफ कर सकेंगे। फिर जहां पे बारी आती है सॉफ्टवेयर कंपनी की, सॉफ्टवेयर कंपनी के इतने एसेट्स जो है ना वो मौजूद नहीं होते, उनका सारा काम जो है कंप्यूटर्स पे होता है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी जरूरत नहीं होती, इसीलिए उनके ऊपर डेट भी बहुत कम होता है। Why wouldn't investors invest all of their money in software company instead of in less profitable companies? उसकी वजह क्या है कि रिस्क एंड रिटर्न की बात है। कंपनीज जो है वो डिफरेंट में वो इन्वेस्टर्स अपने पैसे डालते हैं, क्योंकि फाइनेंस का असूल है, डू नॉट पुट योर एग्स इन द सेम बास्केट। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए कोई भी इन्वेस्टर सारा पैसा सिर्फ एक ही सेक्टर में या एक ही कंपनी में या इंडस्ट्री में नहीं इन्वेस्ट करता, डिफरेंट सेक्टर्स में या डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक हो गया। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, लिक्विडिटी मैनेजमेंट। तो ये कहता है जी, बोमन्स कंपनी
total current assets, total current liabilities, and inventory for each of the past 4 years follows. Calculate firm current and quick ratios for each year. बहुत आसान है। 2012 के करंट रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्विक रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल, आपने क्या करना है, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट रेशियो का फॉर्मूला ये है जी, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स आपके हैं जी 27,000 के, करंट लायबिलिटीज है आपकी 17,400 की। 27,000 को डिवाइड कर दो 17,400 से, आपको फिगर आ जाएगी। क्विक रेशियो क्या है? क्विक रेशियो ये है जी, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज डिवाइडेड बाय टोटल डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, यानी कि 27,000 माइनस 7200 टोटल डिवाइडेड बाय 17,400, तो आपकी क्विक रेशियो आ जाएगी। ये आपने 4 साल की डिफरेंट जो है वो वैल्यूज लिखी हुई है। सिंपल प्लेन बच्चों वाला सवाल है, आप आराम से ये सवाल हल सर करेंगे। क्या करना है? 27,000 माइनस बेटा फॉर्मूला देखो ना, ये आप स्लाइड्स फौरन खोला करो। ये देखो, मैंने स्लाइड खोली है, मैंने कहा जी रेशो निकालनी है, करंट रेशो। तो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है? ये देखो जी, करंट एसेट्स माइनस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ये फॉर्मूला है उसका, क्विक रेशो का, करंट रेशो का, सॉरी, करंट रेशो का फॉर्मूला ये है। और उसके बाद देखो अगला फॉर्मूला क्या है, ये लें जी, क्विक रेशो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय करंट करंट लायबिलिटीज। लायबिलिटी। तो ये आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला देख के आप लगा लें। वो कह तो रहे मुंह से अपने के करंट और क्विक रेशो फाइंड करें, तो हमने सिंपल जाके वहां पे निकाल लेना है। अगली बात ये है, कमेंट ऑन द फर्म्स लिक्विडिटी ओवर द 2009 एंड 2010 पीरियड। 2009 और 2010 की जो आपने लिक्विडिटी रेशियोज निकालनी है, उसमें बताना है कि 2009 में अच्छी थी या 2010 में अच्छी थी, बता देना है, सिंपल सी बात है। उसके बाद लास्ट में कहता है, इफ यू आर टोल्ड दैट बोमन कंपनी इन्वेंट्री टर्नओवर फॉर ईच ईयर इन द 2009 एंड 12 and the industry average were as follow, would this information support or conflict with your evaluation in part B? Why? अच्छा जी, बोमन कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो था वो हमेशा ही कम रहा है। ठीक है जी, इन्वेंट्री टर्नओवर से मुराद ये है कि आपने कितनी दफा अपनी इन्वेंट्री को सेल किया है, उसके बाद रॉ मटेरियल में कन्वर्ट किया है, और उसके बाद दोबारा से नई इन्वेंट्री बनाई और उसको दोबारा से सेल किया। तो बोमन कंपनी जो है वो 6.3 टाइम्स अपनी 2009 के अंदर अपनी इन्वेंट्री को टर्नओवर किया उसने, और इंडस्ट्री ने 10.5 दफा किया है। इंडस्ट्री की एवरेज बढ़ती जा रही 11 की तरफ, लेकिन बोमन कंपनी की है जो इन्वेंट्री टर्नओवर है वो बहुत कम है, 6.4 तक गया है 2012 में। ठीक है, 6.7 तक गया है 2011 में, कुछ बेहतर हुआ था, लेकिन इंडस्ट्री से काफी कम है। तो हम यही कहेंगे कि इसको इंडस्ट्री के हिसाब से अपना जो टर्नओवर है वो बेहतर करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी, ये था सवाल आपका, प्रॉब्लम नंबर 13। अब प्रॉब्लम नंबर 14 की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 14 जो है वो भी बहुत आसान है। वो कहता है जी, लिक्विडिटी रेशो फाइंड आउट करनी है आपने। तो लिक्विडिटी रेशो कैसे फाइंड आउट करेंगे? जॉश स्मिथ has compiled some of his personal financial data in order to determine liquidity position. The data are as follows: cash, marketable securities, checking account, credit card, payables, short term note payable। इन सारों को ऐड कर दोगे आप, सॉरी, आपने कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, चेकिंग अकाउंट और बस इन तीनों को ऐड करना है। आपके पेबल्स जो हैं वो क्रेडिट कार्ड पेबल्स हैं और शॉर्ट टर्म नोट्स पेबल हैं। दो इन पेबल्स हैं आपके। बाकी एक सेकंड में जरा चेकिंग अकाउंट का कंफर्म कर लेता हूँ। सर चेकिंग ये अकाउंट करंट एसेट में आता है। करंट एसेट्स ही आता है ना चेकिंग यस अकाउंट सर। में।
मैं एक सेकंड में जरा कंफर्म कर लूं। चेकिंग अकाउंट, चेकिंग अकाउंट, हाँ जी, ये करंट करंट अकाउंट की तरह ही अकाउंट है जी। ये तीन चीजें जो है आपकी, कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और चेकिंग अकाउंट, ये आपके करंट एसेट्स हैं। और क्रेडिट कार्ड पेबल्स और शॉर्ट टर्म नोट्स पेबल ये आपकी करंट लाइबिलिटीज हैं। तो आपने लिक्विडिटी रेशियोज जो दो हैं, हमारे पास लिक्विडिटी रेशो दो है ना, करंट रेशो और लिक्विडिटी रेशो, क्विक रेशो जिसे कहते हैं दूसरी, करंट रेशो और क्विक रेशो, जो आपने पिछले सवाल में फाइंड आउट किया है आप इसमें भी फाइंड आउट कर दें। वो फिर कहता है कि सेवरल ऑफ जॉश फ्रेंड्स हैव टोल्ड हिम दैट दे हैव लिक्विडिटी रेशो ऑफ अबाउट 1.8। अब हमने अगर लिक्विडिटी रेशो जॉश की निकाली है, तो हम देखना है कि उसकी उनसे कम है या उनसे ज्यादा है। अगर उनसे ज्यादा है तो बहुत अच्छा है, 1.8 से ज्यादा आता है तो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर 1.8 से कम है तो ये जॉश को अपनी लिक्विडिटी रेशो को इम्प्रूव करने की जरूरत है। अगला सवाल, ये अगला सवाल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पेपर में भी मैंने दिया था। इसमें कहता है विल्किंस मैन्युफैक्चरिंग हैज एनुअल सेल्स ऑफ 4 मिलियन एंड अ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 40%। इट्स एंड ऑफ क्वार्टर्स इन्वेंट्रीज आर 1 2 3 4। अच्छा जी, इन चारों को ऐड करना है और डिवाइड बाय 4 करना है, तो आपके पास एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। सवाल पार्ट ए है, फाइंड द एवरेज क्वार्टरली इन्वेंट्रीज and use it to calculate the firm's inventory turnover and the average age of inventory। मैंने क्या कहा, इन चारों को ऐड करके 4 पे डिवाइड करना है। हमने जब ये 4 पे डिवाइड कर लिया तो अब हम आगे चलते हैं जी। आगे रेशियोज कौन कौन सी मांग रहा है वो कह रहा है जी इन्वेंट्री टर्नओवर इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। लें जी, जो सवाल था, हम सवाल की तरफ चलते हैं। तो सवाल में सवाल में वो कहता है जी क्वार्टरली इन्वेंट्री आ गई और अब हमने फाइंड आउट करना है इन्वेंट्री टर्नओवर एंड द एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। ऊपर देखो, एनुअल सेल कितनी दी है उसने, 4 मिलियन। 4 मिलियन की उसने एनुअल सेल दी है और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना दिया हुआ है, 40%। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सीजीएस निकलेगी इतना, 60% ऑफ 4 मिलियन। 4 मिलियन का अगर हम सीधे तरीके से 40% ग्रॉस प्रॉफिट लेके माइनस कर दें उसमें से, तो मैं सीजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो सीजीएस को डिवाइड किया हमने फिर एवरेज इन्वेंट्री के साथ, तो इसका करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ जी, खत्म हो गया।